Hello, dear students. Today we will start with Fundamentals of DBMS Part 2. In Part 2, we will cover the topics database languages, physical structure of DBMS, schemas, subschemas, and instances, DBMS architecture, data independence, and database administrator. So these are the list of topics which we will cover in the second part of fundamentals of DBMS topic. In today's class, we will cover the database languages. Rest of the topics we will cover in the coming lectures. So let's start with database languages. Now see, I have told you in the last class also that DBMS is basically database management system. It is basically a software which is used to carry out different tasks, right? And this DBMS acts as an intermediate link between the physical database, computer, the operating system and the users, right? तो DBMS क्या है? DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक इंटरमीडिएट लिंक की तरह एक्ट करता है बिटवीन। अब वो इंटरमीडिएट लिंक किस किस के बीच में है? जो फिजिकल डेटाबेस है, कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो यूजर्स हैं उनके बीच में एक फिजिकल लिंक उनके बीच में एक इंटरमीडिएट लिंक की तरह जो DBMS है वो एक्ट करता है। ठीक है, अब जो DBMS सॉफ्टवेयर है, देखो इससे आप बहुत सारे टास्क कैरी आउट कर सकते हो, ठीक है, जिसमें फैसिलिटीज होती हैं जिनके थ्रू यूजर्स क्या करते हैं, डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है उसको एक्सेस कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स को इतनी सारी हमने वेरियस फैसिलिटीज जब प्रोवाइड करनी होती हैं तो उसके लिए जो DBMS है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो सकती है या एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो सकती है, ये थोड़ी स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, सो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस लैंग्वेज। तो बेसिकली डेटाबेस लैंग्वेज क्या है, जो डेटाबेस लैंग्वेज है इसको यूज़ किया जाता है यूज़र्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और वो फैसिलिटी कौन सी हो सकती है, डेटाबेस को एक्सेस करने की, डेटाबेस को मॉडिफाई करने की, एक नए टेबल को क्रिएट करने की, ठीक है, कोई परमिशन ग्रांट करने की, कोई परमिशन रिवोक करने की। ठीक है, सो ये बेसिकली फैसिलिटीज़ हैं और ये फैसिलिटीज़ को पूरा किनके थ्रू किया जाता है, डेटाबेस लैंग्वेजेस के थ्रू पूरा किया जा सकता है। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर प्रोवाइडेड बाय DBMS, मतलब 4 डेटाबेस लैंग्वेज है। बेसिक लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं तो 4 है, लेकिन कुछ बुक्स में एक और लैंग्वेज भी कवर की जाती है जिसे हम बोलते हैं 4th जनरेशन लैंग्वेज। बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें इसको कवर किया जाता है, तो हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो बेसिक 4 लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बता देती हूँ। वो कौन कौन से हैं, DDL, DML, DCL एंड TCL। और एक और 5th हमारे पास में आ गई 4th जनरेशन लैंग्वेज। Now first we will discuss about DDL language. Now DDL stands for Data Definition Language. तो हमें नाम से ही देखो क्लियर है, डेटा डेफिनेशन। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि डेटा डिफाइन करती है। ठीक है, कौन सा डेटा, जो डेटाबेस के अंदर डेटा पड़ा होता है उस डेटा को डिफाइन करने के लिए ये वाली लैंग्वेज को यूज किया जाता है। तो अब ये डेटा तो डिफाइन करती है, उसके साथ साथ क्या डिफाइन करती है कि जितने भी डेटा डेटाबेस के अंदर पड़े हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, कौन से इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं आपके डेटाबेस में और कौन से सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स आपके डेटाबेस के अंदर है, वो सारा कौन डिफाइन करता है, DDL लैंग्वेज डिफाइन करती है। ठीक है, तो बेसिकली जो DDL लैंग्वेज है इसको यूज़ किया जाता है एक स्कीम को डिफाइन करने के लिए या जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसको मॉडिफाई करने के लिए।
ठीक है। मतलब डीडीएल लैंग्वेज आप क्यों यूज़ करते हो, बेसिकली अगर आपको कोई नया टेबल क्रिएट करना है या एक एग्जिस्टिंग टेबल उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, टेबल बेसिकली क्या आपका डेटाबेस, एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें कुछ आपने चेंजेस करने हैं, या एग्जिस्टिंग टेबल को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए जो डीडीएल लैंग्वेज है ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, लिखा भी है कि डीडीएल स्टेटमेंट्स यूज़ करके हम टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, डीडीएल स्टेटमेंट्स को यूज करके आप किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ क्रिएशन हो सकती है, ऑल्टरेशन हो सकती है, डिलीशन मतलब ड्रॉप किया जा सकता है टेबल। ठीक है, तो कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी। तो डीडीएल लैंग्वेज हमें बहुत सारी डीडीएल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है जिनके बारे में मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो डीडीएल स्टेटमेंट्स की होती हैं। मतलब जब भी आपने ओरेकल के अंदर डीडीएल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है तो आप किस तरीके से करते हैं, ये एक एसक्यूएल क्वेरी होती है। एसक्यूएल क्वेरी मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो एसक्यूएल है ये आपकी ओरेकल में यूज होती है। ठीक है, वैसे आपको पता होगा कि जितने भी टेबल्स आप जब क्रिएट करते हो तो ओरेकल यूज करके वो क्रिएट किए जाते हैं। ओरेकल कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करता है टेबल्स को क्रिएट करने के लिए। सो बेसिकली दिस इज अ एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने देखो एक लिखा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट। तो ये जो क्रिएट यहाँ पे स्टेटमेंट है ये एक डीडीएल स्टेटमेंट है। मतलब टेबल्स अगर आपको क्रिएट करने हैं तो डीडीएल स्टेटमेंट्स का यूज होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उस स्टूडेंट के टेबल में ये जो लिखा हुआ है एस नेम एंड एस रोल नंबर, ये बेसिकली क्या है आपके टेबल के कॉलम्स की, आपके टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे, एक एस नेम होगा, एक एस रोल नंबर। मतलब एस नेम का मतलब क्या है, स्टूडेंट नेम, और एस रोल नंबर का क्या मतलब है, स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, और इनके साथ लिखा हुआ है, देखो एस नेम के साथ लिखा हुआ है वैरकैर 2 और एस रोल नंबर के साथ लिखा हुआ है नंबर। तो एस ये जो वैरकैर 2 है ये, और वैरकैर 2 और नंबर ये क्या है, दीज आर द डेटा टाइप्स। मतलब आपके कॉलम्स के अंदर किस तरीके का डेटा जो है वो स्टोर होगा। ठीक है, तो वैरकैर 2 का मतलब है इसमें आपके अल्फाबेट्स डिजिट्स सब आ जाएंगे। ठीक है, मतलब स्टूडेंट नेम बेसिकली जो नेम होता है स्टूडेंट का वो आप सबको पता है कि दैट इज इन अल्फाबेट्स में ही होगा ना। तो ये हमने उसके लिए यहाँ पे वैरकैर 2 यूज किया। तो मतलब वो क्या बता देगी कि आपने जो वैल्यू इसके अंदर, इस कॉलम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो अल्फाबेट की स्टोर होगी। और रोल नंबर के साथ हमने नंबर लिख दिया है। तो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है कि जो रोल नंबर एस रोल नंबर कॉलम है उस कॉलम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होनी है वो नंबर डेटा टाइप की होगी। मतलब सिर्फ जो नंबर्स होंगे, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, मतलब 1 2 3 ये जो आपके नंबर्स हैं, यही टाइप जो है, मतलब नंबर के जो डिजिट्स आपके हैं, डिजिट्स ही आपके स्टोर हो सकते हैं एस रोल नंबर कॉलम के अंदर। और इनके साथ ये जो ब्रैकेट्स में 10 लिखा है एस नेम के साथ और 4 के साथ, ये एस रोल नंबर के ब्रैकेट में लिखा है 4, ये क्या है, दिस इज द साइज कि इस कॉलम का, जैसे फर्स्ट जो एस नेम कॉलम है उसका साइज 10 है और जो एस रोल नंबर कॉलम है उसका साइज 4 है। मतलब इसमें आप सिर्फ वैर के मतलब 10 अल्फाबेट्स ही स्टोर कर सकते हैं और जो सेकंड कॉलम है वो सिर्फ 4 डिजिट्स तक ही वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकता है। तो इस तरीके से आप क्वेरी जो है वो एसक्यूएल के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो आगे के लेक्चर्स में हम ये जो प्रैक्टिकल पार्ट है इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। राइट, तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी हम डीडीएल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमने एक डीडीएल स्टेटमेंट यूज करी है क्रिएट टेबल, हमने टेबल को क्रिएट किया है। देखो इसमें टेबल सिर्फ क्रिएट हो रहा है, आप टेबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हो, सिर्फ टेबल की क्रिएशन हो रही है। तो जब ये क्वेरी को आप रन करोगे, रन करने के बाद आपकी कुछ जो आउटपुट है वो इस तरीके से, मतलब एक टेबल की फॉर्म में आउटपुट आपको मिलेगी। देखिए आपके कॉलम है यहाँ पे एस नेम एंड एस रोल नंबर। ठीक है, लेकिन इनके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं हुई, सिर्फ टेबल की क्रिएशन हुई है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि डीडीएल स्टेटमेंट्स यूज करके या डीडीएल लैंग्वेज को यूज करके आप
कोई भी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा नहीं कर सकते, मतलब टेबल के अंदर कोई वैल्यूज आप स्टोर नहीं करवा सकते डीडीएल स्टेटमेंट यूज करके। ठीक है, सिर्फ क्रिएशन होगी, देयर विल बी नो मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन डीडीएल स्टेटमेंट्स। ठीक है, यूजिंग डीडीएल स्टेटमेंट्स यू कैन नॉट मैनिपुलेट डेटा। ठीक है, तो कौन कौन से टास्क आप डीडीएल लैंग्वेज को यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं? देखो, एक तो आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट टेबल। ऑल्टर जो होता है, ऑल्टर बेसिकली यूज किया जाता है टेबल के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करने के लिए। ऑल्टर मतलब मॉडिफाई। अगर आपके टेबल के स्ट्रक्चर को आप किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आप ऑल्टर कमांड यूज कर सकते हैं। जो ड्रॉप कमांड है, इसको यूज किया जाता है टू डिलीट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल। अगर आपको टेबल से कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो आप ड्रॉप कमांड यूज कर सकते हो, या अगर आपने जैसे सीधा कमांड यूज कर ली ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट टेबल है वो पूरा का पूरा टेबल आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और ट्रंकेट कमांड आप यूज करते हो। ट्रंकेट को क्यों यूज किया जाता है? इट इज यूज टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। आपके टेबल में से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो अगर आपको रिमूव करने हैं तो आप ट्रंकेट स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, मतलब ट्रंकेट कमांड यूज कर सकते हो। और एंड माइंड यू, जो ट्रंकेट कमांड है ये रिकॉर्ड्स तो डिलीट करता ही है, रिमूव करता ही है टेबल में, उसके साथ साथ जो भी स्पेस आपने एलोकेट की होती है एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के पास, जितनी भी स्पेस एलोकेटेड होगी वो स्पेस भी रिमूव कर देती है ट्रंकेट कमांड। ठीक है, जो कमेंट कमांड है, इट इज यूज टू ऐड कमेंट्स इन द डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी के अंदर अगर आप कोई कमेंट्स ऐड करना चाहते हो तो आप कमेंट कमांड यूज कर सकते हो। एंड रीनेम कमांड, दैट इज बेसिकली यूज टू रीनेम अ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम अगर आप रीनेम करना चाहते हो तो आप रीनेम कमांड यूज कर सकते हो। तो ये आपकी कुछ कमांड्स हैं जो डीडीएल स्टेटमेंट्स, मतलब दीज आर बेसिकली सम ऑफ द डीडीएल स्टेटमेंट्स। ठीक है, these are basically the commands which are included in the DDL statements. ठीक है, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मैं दोबारा से समराइज करती हूँ कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को हम क्यों यूज करते हैं। किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए, मतलब स्कीम को डिफाइन करने के लिए आप डीडीएल लैंग्वेज जो है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसको आप यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं सम अप करूं तो जो बेसिक फंक्शंस डीडीएल लैंग्वेजेस परफॉर्म करती हैं वो कौन कौन से हैं? क्रिएटिंग टेबल्स, फाइल्स, डेटाबेस एंड डेटा डिक्शनरीज। इसके अलावा इट स्पेसिफाइज द स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ ईच टेबल ऑन द डिस्क। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स ऑन वेरियस टेबल, वो भी अगर आपने इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स अगर डिफाइन करना चाहते हो आप टेबल पे तो आप डीडीएल के थ्रू उनको डिफाइन करेंगे। Security and authorization information of each table, that is also done through DDL, and it specifies the structure of each table, and lastly the overall design of the database, that is defined by data definition language. ठीक है, तो अब यहाँ तक हमें क्या क्लियर हुआ कि डीडीएल स्टेटमेंट्स ने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, टेबल क्रिएट हुआ, उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई। अब टेबल को पॉपुलेट भी तो करना है, अगर एक बारी टेबल बन गया उसके अंदर वैल्यूज भी तो स्टोर करवानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज है विच इज डीएमएल, उसके लिए डीएमएल यूज किया जाता है। डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो, एक बारी जब आपके टेबल का स्ट्रक्चर आपने क्रिएट कर लिया यूजिंग द डीडीएल स्टेटमेंट्स, यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि डीडीएल स्टेटमेंट्स यूज करके हम क्या कर रहे हैं, टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं। जब आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए टेबल का, वो कैसे क्रिएट हो रहा है, डीडीएल स्टेटमेंट यूज करके। तो अब वो क्रिएट हो गया, उसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि उस टेबल के अंदर आप वैल्यूज भी स्टोर करवाएं, बेसिकली टेबल को पॉपुलेट करें। तो जो लैंग्वेज आपकी हेल्प करती है इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है,
तो अब बेसिकली क्या हमें पता चला कि इसमें आप वैल्यूज, जब आपने टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब देखो, इसमें डेटा तो इंसर्ट होता ही होता है टेबल में, उसके अलावा अगर आपको एग्जिस्टिंग टेबल को मॉडिफाई करना है यानी कि अपडेट करना है, तब वो मॉडिफिकेशन भी डीएमएल के थ्रू पॉसिबल है। डिलीट करना है टेबल में से कोई रिकॉर्ड, उसके लिए भी डीएमएल यूज होती है। इफ यू वांट टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, फॉर दैट पर्पस आल्सो डीएमएल इज यूज्ड। ठीक है, जैसे अब ये हमारा वही एग्जाम्पल जो है, वही टेबल जो हमने अभी डीडीएल लैंग्वेज यूज करके एक टेबल हमने क्रिएट किया था, स्टूडेंट टेबल। ठीक है, तो देखिए एस नेम, एस रोल नंबर, वही वाले कॉलम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हमने यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे साइज क्या लिया था, हमने यहाँ साइज 4 लिया था, है ना। तो यहाँ पे रोल नंबर जो है उसकी वैल्यू हम 2 और 3 दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं 2 और यहाँ दे देते हैं 3। ठीक है, मतलब इसका साइज इतना ही हो सकता है। तो वो जो टेबल हमने ऊपर डिफाइन किया था, उसी टेबल में हमने क्या किया, वैल्यूज इंसर्ट करवा दी। ठीक है, तो कैसे इंसर्ट हुई, डीएमएल स्टेटमेंट्स यूज करके वैल्यू इंसर्ट हुई। तो मतलब जब आपने वैल्यू इंसर्ट करना है तो आप जब क्वेरी लिखोगे ओरेकल के अंदर, तो वो क्या लिखोगे, इंसर्ट क्वेरी जो है वो यूज होगी। ठीक है, वो आपको यूज करनी पड़ेगी। बाकी हम प्रैक्टिकली आगे चल के देखेंगे कि कौन सी, मतलब कंप्लीट क्वेरी आपने कैसे यूज करनी। ठीक है, तो कौन कौन से टास्क हैं जो हम डीएमएल को यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट। सिलेक्ट बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको कोई भी डेटा रिट्रीव करना है डेटाबेस से तो सिलेक्ट कमांड यूज होगी। कुछ आपको टेबल के अंदर कोई वैल्यूज इंसर्ट करनी है, इंसर्ट कमांड विल बी यूज्ड। टेबल के अंदर से अगर आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, डिलीट कमांड विल बी यूज्ड। ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन अपडेट अगर आपको करनी है टेबल में तो अपडेट कमांड विल बी यूज्ड। राइट, नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास में आती है डेटाबेस लैंग्वेज की, दैट इज डीसीएल। ओके, मैं आपको बताता हूँ 4 बेसिक टाइप्स हैं। तो अगली जो टाइप हम डिस्कस करेंगे वो हमारी कौन सी है, डीसीएल। Now, the full form of DCL is Data Control Language. तो डेटा कंट्रोल नाम से क्लियर है, मतलब ये लैंग्वेज क्या करेगी, जो डेटा है उसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, बेसिकली क्या मतलब है, दिस लैंग्वेज इज यूज्ड टू कंट्रोल प्रिविलेज इन डेटाबेस। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये लैंग्वेज अलाउ करती है आपको ये कंट्रोल करने के लिए कि कौन से पर्सन को आपने किस ऑब्जेक्ट का एक्सेस देना है। ठीक है, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, उसका एक्सेस आप किस पर्सन को देना चाहते हो, वो अगर आपको डिसाइड करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो डीसीएल लैंग्वेज है ये यूज की जाती है। ठीक है, इट अलाउज यू टू कंट्रोल हु और व्हाट हैज एक्सेस टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स इन योर डेटाबेस। ठीक है, अगर आपने किसी को कोई प्रिविलेज देना है, कंट्रोल देना है, तो उसके लिए कि मतलब अगर किसी पर्सन को आप एक्सेस देना चाहते हो, उसे कौन से ऑब्जेक्ट का आप एक्सेस देना चाहते हो, उसके लिए आप डीसीएल स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। और किसी पर्सन से अगर आपको एक्सेस वापस लेना है, ठीक है, कोई मतलब आपने किसी पर्सन को किसी चीज की परमिशन दी है, वो आपको वापस लेनी है, तो उसके लिए भी जो डीसीएल स्टेटमेंट्स हैं ये यूज की जाती है। तो बेसिकली जो डीसीएल स्टेटमेंट्स हैं या जो डीसीएल लैंग्वेज है ये आपकी क्या हेल्प करती है, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द डेटाबेस फ्रॉम वेराइटी ऑफ थ्रेट्स। बहुत सारे किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से अगर आप अपने डेटाबेस को बचाना चाहते हैं तो आप डीसीएल स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ही ने डिसाइड किया कि आपको
कौन सी चीज का एक्सेस देना है और कौन सी चीज का एक्सेस नहीं देना। जिसका एक्सेस देना है उसके लिए ग्रांट कमांड यूज होती है, और अगर किसी चीज का एक्सेस आपको वापस लेना है, मतलब परमिशन वापस लेनी है किसी से, तो आप रिवोक कमांड यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 कमांड्स आर अवेलेबल इन DCL statements. It basically provides you with 2 commands, grant and revoke. Grant क्या करेगी? It gives access privilege to database. ठीक है, ये एक्सेस प्रिविलेज देगी टू डेटाबेस। अगर आपने किसी को कोई परमिशन ग्रांट करनी है तो आप ग्रांट कमांड यूज करोगे। और रिवोक क्या करेगी? इट विल टेक बैक परमिशन फ्रॉम यूजर। ये किसी यूजर से अगर आप कोई परमिशन वापस लेना चाहते हो तो उसके लिए रिवोक कमांड जो है वो यूज की जाएगी, राइट। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी is TCL. TCL stands for Transaction Control Language, right? देखो, आपका जो डेटाबेस होता है it becomes more vulnerable to damage जब आप कुछ चेंजेस कर रहे होते हो। ठीक है, आप अगर अपने डेटाबेस में कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हो सकता है आपके डेटाबेस को थ्रेट जो है, डैमेज का थ्रेट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सपोज कोई सॉफ्टवेयर फेलियर है, अगर कोई हार्डवेयर फेलियर आ गया, जब आप कुछ चेंजेस कर रहे थे उस टाइम पे कोई हार्डवेयर फेलियर आ गया या कोई सॉफ्टवेयर फेलियर आ गया, तो उससे क्या हो सकता है कि आपका डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट पे जा सकता है। ठीक है, सो TCL स्टेटमेंट क्या करती है? इट मैनेजेस द चेंज मेड बाय DML स्टेटमेंट्स। जो DML स्टेटमेंट्स ने कोई भी चेंजेस अगर वो परफॉर्म कर रही होती हैं तो कोई डिस्क फेलियर, हार्डवेयर फेलियर ना आ जाए, उसके लिए जो TCL स्टेटमेंट्स, मतलब कि क्योंकि अगर कोई हार्डवेयर फेलियर या डिस्क फेलियर आ जाएगा जब आप कुछ चेंजेस परफॉर्म कर रहे हो यूजिंग DML स्टेटमेंट, मतलब अपडेशन अगर आप कोई कर रहे हैं तो अपडेट स्टेटमेंट होती है ना चेंजेस के लिए, तो उस टाइम पे अगर कोई हार्डवेयर फेलियर आ गया या कोई सॉफ्टवेयर फेलियर आ गया तो उससे क्या होगा? आपका डेटाबेस एक इनकंसिस्टेंट स्टेट पे चला जाएगा। तो आपका डेटाबेस जब चेंजेस हो रहे होते हैं इनकंसिस्टेंट स्टेट पे ना चला जाए, ठीक है, अगर कोई डिस्क फेलियर या हार्डवेयर फेलियर हो, सपोज आपको चेंजेस कर रहे थे, ठीक है, आप चाहते हो कि जब मैं चेंजेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अगर इन बिटवीन कोई हार्डवेयर फेलियर आ गया या कोई डिस्क फेलियर आ गया तो मेरा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट पे ना जाए, तो उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डेटाबेस को आप TCL स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी TCL स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास में? सबसे पहली है कमिट। कमिट क्या करती है? इट सेव्स द वर्क डन। जो भी काम आपने किया है अगर आप उसको सेव करना चाहते हो आप कमिट कर दो। उसी टाइम पे अगर आप कमिट लिख दोगे तो फिर क्या होगा? अगर इन बिटवीन कोई भी डिस्क फेलियर आ जाएगा तो दोबारा से जब आपका सिस्टम ओपन होगा तो वो चेंजेस जहाँ पे आप जो किए थे, क्योंकि आपने कमिट कर दिया तो वो एज इट इज रहेंगे, आपका काम सेव हो गया है। ठीक है, उसके बाद में आता है रोल बैक। रोल बैक क्या करता है? इट रिस्टोर्स डेटाबेस टू ओरिजिनल सिंस लास्ट कमिट। ठीक है, मतलब आपने जहां पे कमिट किया या अगर नहीं कमिट किया, ठीक है, अगर आप रिस्टोर करना चाहते हो अपने डेटाबेस को कि आपका डेटाबेस ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए, कमिट होने से पहले, कमिट से पहले जो उसकी स्टेट थी उस स्टेट पे अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटाबेस आ जाए तो आप रोल बैक कमांड यूज कर सकते हैं। सेव पॉइंट क्या करता है? इट आइडेंटिफाइज पॉइंट इन डेटाबेस टू विच यू कैन लेटर रोल बैक। कि इससे आप क्या कर सकते हो? आप अपने डेटाबेस में एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये क्या करता है? एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेता है जहां पे आप लेटर ऑन अगर आपको रोल बैक करना है तो आप उस पॉइंट पे रोल बैक कर सकते हैं, मतलब आप सेव पॉइंट फिर यूज कर लोगे उसके लिए। नेक्स्ट जो कमांड इसमें यूज होती है दैट इज सेट ट्रांजैक्शन। ये क्या करता है? चेंजेस ट्रांजैक्शन ऑप्शंस। ये ट्रांजैक्शन ऑप्शंस चेंज करता है, जैसे आइसोलेशन लेवल, ठीक है,
एंड व्हाट रोल बैक सेगमेंट टू यूज़, कौन सा रोल बैक सेगमेंट यूज़ करना है, आइसोलेशन लेवल जो है उनमें कुछ आपने अगर चेंजेस करना है तो उसके लिए सेट ट्रांजेक्शन यूज़ होता है। बेसिकली ट्रांजेक्शन ऑप्शंस को चेंज करने के लिए सेट ट्रांजेक्शन यूज़ किया जाता है। लास्ट कैटेगरी जो हमारी डेटाबेस लैंग्वेज की थी दैट इज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में ये यूज होती है। बेसिकली देखो, बेसिक 4 टाइप्स ही हैं डेटाबेस लैंग्वेज की, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल। बट कुछ बुक्स में ये मेंशन्ड होता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या है? ये एक नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जिसको बेसिकली यूज किया जाता है डीबीएमएस की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, या डीबीएमएस की जो प्रोडक्टिविटी है उसको एनहांस करने के लिए, उसकी वर्किंग को एनहांस करने के लिए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यूज की जाती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, एक नई एप्लीकेशन प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, किसी भी अगर आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन चाहिए, किसी भी तरीके की स्पेसिफिक एप्लीकेशन अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यूज करके वो एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंटेशन लैंग्वेजेस इंक्लूड होती हैं, जैसे जो क्वेरी लैंग्वेज है, एप्लीकेशन जनरेटर है, स्प्रेडशीट्स और डेटाबेस लैंग्वेजेस, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो भी आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस के अंडर ही आती हैं। अगर मैं डेटाबेस के अकॉर्डिंग बात करूं तो जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है दैट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, जिस लैंग्वेज को यूज करके आप ओरेकल के अंदर काम करते हैं दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज कैसे बनी है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जो है, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज अ एग्जांपल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, वो एक तरीके की फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है आपकी। ठीक है, so these are the various database language. I hope that this topic is clear to you. Thank you so much.